नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है हॉन्टेड रहस्यमय जंगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी आहट अनजान रूह की एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। शरद ऋतु के उस मौसम में भी माउंट एवरेस्ट पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई थी। तापमान शून्य से बहुत नीचे चला गया था। कहीं कहीं लोगों की लाशें बर्फ में दबी पड़ी थीं। वे लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड और ऊंचाई से गिरने की वजह से वहीं मर गए थे। विनोद, श्रद्धा, अमित, अजित और भूमिका भी उस विशाल पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विनोद का बचपन से बस एक ही सपना था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। वह पर्वत पर चढ़ने के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा था और आखिरकार आज वह मौका मिल ही गया। माउंट एवरेस्ट, जो 29,029 फुट ऊंचा है, तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सारगाथा नाम से भी जाना जाता है। सभी अपने सामान को एक बैग में रखकर अपने पीछे लटकाए हुए थे, जिसमें नायलॉन की रस्सी, ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, आईसेक्स हेलमेट आदि थे। चढ़ाई शुरू हुई, लेकिन 5,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अजित, अमित और भूमिका ने हार मान ली और वापस जाने लगे। विनोद और श्रद्धा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। फिर विनोद और श्रद्धा आगे बढ़े और करीब 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उनके ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो गया और दोनों की सांस फूलने लगी। तब श्रद्धा बोली, अब हम मरने वाले हैं। अब न तो हम नीचे जाकर बच सकते हैं और न ही ऊपर जा सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। तब विनोद बोला, हां, तुम सही कह रही हो श्रद्धा, हम ऊपर नहीं जा सकते, हमें नीचे जाना चाहिए, क्या पता थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन तभी श्रद्धा का बैलेंस बिगड़ा और उसका हाथ छूटने लगा। विनोद ने फुर्ती से श्रद्धा का हाथ पकड़ा, लेकिन विनोद का भी हाथ फिसलने लगा। तभी किसी ने विनोद का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। उस जगह एक गुफा थी, जिसके अंदर वह अनजान शख्स उन्हें ले गया। विनोद और श्रद्धा भी उसके पीछे पीछे चले गए। उस गुफा में रोशनी थी, लेकिन यह क्या, गुफा में जाने के बाद उनकी सांस फूलना बंद हो गई। वहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन था। गुफा में जाकर वह शख्स पीछे मुड़ा। उसे देखकर विनोद हैरान हो गया। आप राघव सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं ना? तब वे बोले, हां, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? विनोद बोला, अरे सर, आपको कौन नहीं जानता, आपकी कंपनी के बारे में सभी को पता है, लेकिन आप यहां और ये सब। तब राघव बोले, बस ऐसे ही, मैं यहां कुछ दिन अकेले में बिताना चाहता था, इसलिए यहां आ गया। लेकिन तुम दोनों, हम दोनों इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है अब हम कभी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है। तब राघव बोले, अरे मेरे पास सिलेंडर है, तुम दोनों जा सकते हो। विनोद और श्रद्धा खुश हो गए, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। हाथों और चेहरों पर बर्फ के कारण ऊपरी सतह छिल गई थी और इतनी दूर चढ़ने के बाद उन्हें आराम की भी जरूरत थी। साथ ही थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। विनोद बोला, सर, क्या हम आज रात के लिए यहीं रुक सकते हैं? तब राघव मुस्कुराते हुए बोले, हां, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। श्रद्धा बोली, धन्यवाद सर। राघव बोले, अरे कोई बात नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे आराम करने की जगह बता देता हूं। विनोद और श्रद्धा राघव के पीछे पीछे जाने लगे। तभी उनकी नजर आसपास रखे उन्नत तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर पड़ी,
जो पर्वत चढ़ने में बहुत मदद करते थे। विनोद और श्रद्धा ने थोड़ी देर आराम किया, फिर राघव के पास जाकर बैठ गए, जो एक पत्थर पर आग जलाकर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर राघव मुस्कुराए और इशारे में बैठने के लिए कहा। विनोद कुछ सोचते हुए बोला, सर एक बात पूछूं? राघव बोले, हां पूछो। विनोद बोला, आज से 2 महीने पहले मैंने आपको अखबार में देखा था। उसमें आपके और आपके दोस्तों के गुम हो जाने की खबर दिखाई जा रही थी। उसके बाद मैं आज आपको यहां देख रहा हूं। अगर आप लोग गुम हो गए थे तो पुलिस वालों ने आपको ढूंढा कहां? मतलब आप कहां थे? राघव हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि हम अपने आखिरी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वहां चले गए थे जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता था। विनोद ने हैरान होकर पूछा, द फाइनल डेस्टिनेशन? मैं समझा नहीं। उसे समझने के लिए तुम्हें मेरे और मेरे 4 दोस्तों की कहानी सुननी पड़ेगी। विनोद बोला, यह बहुत रहस्यमय होगा। जी जरूर सर, सुनाइए द फाइनल डेस्टिनेशन की कहानी। राघव शून्य की ओर ताकते हुए बोले, एक आलीशान बियर बार जहां विभिन्न प्रकार की शराब और शबाब दोनों मौजूद थे। अंदर डिस्को में चल रहे डांस की आवाज सभी को मोहित कर रही थी। वहीं डिस्को में कई लोग डांस कर रहे थे और जो डांस नहीं करना चाहते थे वो बार में बैठकर शराब और डांस का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं एक टेबल पर 5 दोस्त राघव, कृति, समीरा, आदि, फ्रेडी बैठे हुए थे। टेबल पर कुछ शराब की बोतलें थीं और उन 5 के हाथों में शराब के प्याले। राघव प्रतिष्ठित और शांतिपूर्ण तरीके से बातें कर रहा था। उसका शरीर किसी नामी जिम ट्रेनर की तरह कूल था। उसने लिमिट में पी रखी थी। वहीं कृति एक बेहद खूबसूरत और नशीली अदाओं की मालकिन थी। उसने भी लिमिट में पी रखी थी, लेकिन उसे शराब का नशा बहुत जल्दी चढ़ जाता था, इसलिए उसके शरीर पर उसका नियंत्रण थोड़ा कम था। बाकी बचे समीरा, आदि और फ्रेडी फुल टल्ली थे। हालांकि आदि को पीने की आदत थी, इसलिए वह पूरा टल्ली नहीं था। इस पार्टी का कारण था कि आज वे 5 इंजीनियर कोर्स नामक जेल से छूटकर आजाद हुए थे और साथ ही उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए वे बेहद खुश थे। राघव और कृति बस एक दूसरे को ही निहार रहे थे। उनके मन में बिछड़ने का गम था और साथ ही एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार। आज वे 5 खुश होने के साथ साथ बहुत दुखी भी थे, क्योंकि आज के बाद पता नहीं वे 5 एक साथ कब मिल पाएंगे। रात के 12 बजे का समय। सड़क से थोड़ी दूर पर कुछ जल रहा था। वह एक कब्रिस्तान था। चारों तरफ घोर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हर 5 सेकंड में उल्लुओं और चमगादड़ों की आवाजें मन में खौफ पैदा कर रही थीं। कब्रिस्तान के बीच में एक हवन कुंड का निर्माण किया गया था और उसके चारों ओर एक घूमता हुआ शक्तिशाली चक्र था, जो अंधकार में भी चमक रहा था। उस हवन कुंड में बैठे 2 अघोरी यज्ञ कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। गले और हाथों में बड़े बड़े रुद्राक्ष की मालाएं थीं और सिर के लंबे बालों को जटा की तरह बांध रखा था। दोनों का रूप एकदम विकराल था। दोनों अघोरी काफी देर तक एक विशेष मंत्र का जाप करते रहे। हवन कुंड की अग्नि तेज होती गई। फिर एक मंत्र के साथ भभूत उस हवन कुंड में डाल दिया, जिससे हवाएं तेज हो गईं और काले काले बादल छा गए। तभी आसमान से एक काला साया विवश होकर उस हवन कुंड में समा गया। यह देखकर दोनों अघोरी प्रसन्न हो गए। बाकी बचे कार्य संपन्न करके वे खड़े हो गए और हवन कुंड के बाहर बने चक्र से थोड़ा दूर हट गए। उनमें से एक अघोरी, जो दूसरे का गुरु था, बोला, देखो यह साया बहुत खतरनाक है। हमारे 10 सालों की मेहनत के बाद इसे कैद किया गया है, इसलिए अब हमें ध्यान रखना होगा। अगर अगले 15 मिनट के भीतर किसी इंसानी शरीर का प्रवेश उस हवन कुंड के बाहर बने चक्र में हो गया तो वह साया फिर से आजाद हो जाएगा। अगर यह साया आजाद हो गया तो चक्र पुनः शुरू हो जाएगा, मौत का चक्र, जिसे रोक पाना असंभव होगा। तब दूसरा अघोरी, जिसका नाम काला सिंह था, बोला, आप चिंता न करें गुरुजी। यहां दूर दूर तक इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। अघोरी बोले, बस 15 मिनट और फिर वह मौत का चक्र हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चलो, हमें अब स्नान कर लेना चाहिए। यज्ञ के बाद बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। तब काला सिंह बोला, आप पहले स्नान आदि पूर्ण करके आइए, फिर मैं जाऊंगा। भले ही यहां कोई ना आता हो, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अघोरी बोले।
मैं जल्द ही स्नान करके आता हूं। अघोरी थोड़ी दूर बह रही नदी की ओर स्नान करने चला गया और काला सिंह वहीं बैठकर हवन कुंड की रक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद एक चीख सुनाई दी, बचाओ! उसे सुनकर काला सिंह चौंक गया, क्योंकि वह चीख उसके गुरु अघोरी की थी। वह उस आवाज की ओर तेजी से भागा और अपने गुरु को ढूंढने लगा। वहीं हवन कुंड के अंदर कैद साया एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। काला सिंह दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंच गया। तभी उसने दर्द से कराहते हुए अघोरी को देखा। वह दौड़ते हुए उनके पास गया और बोला, गुरुजी, ये आपको क्या हो गया? आपका यह हाल किसने किया? अघोरी कंपाते हुए बोले, वह साया अकेला नहीं है, उसके साथ एक और साया है। उसी ने मेरा यह हाल किया है। वह उस साये को आजाद करवाना चाहता है। काला सिंह घबराते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, वहां इंसान आ ही नहीं सकते। नहीं, वह दूसरा साया उसे आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जाओ, उसे रोको, इससे पहले कि वह साया किसी इंसान को उस चक्र में प्रवेश करवा दे। यह सुनकर काला सिंह तेजी से कब्रिस्तान की ओर भागा और अघोरी वहीं दम तोड़ दिया। 12 बजे से कुछ समय पहले पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। रात भी काली होती जा रही थी। तब राघव बोला, आई थिंक गाइज, हमें अब चलना चाहिए। कृति भी सहमति जताते हुए बोली, हां फ्रेंड्स, टाइम भी काफी हो गया है और तुम तीनों ने भी काफी पी ली है। समीरा, आदि और फ्रेडी भी मान गए और वे चारों बार से निकलकर बाहर आ गए। राघव भी बिल क्लियर कर बाहर आ गया। सामने एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर वे चारों पहले से ही बैठे हुए थे। राघव भी जाकर सामने वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर की सीट पर आदि बैठा हुआ था, जबकि कृति, समीरा और फ्रेडी पीछे बैठे थे। सभी के बैठने के बाद गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। गाड़ी के अंदर सभी बातों में मशगूल थे। कृति बोल रही थी, गाइस, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। आज तक हम हमेशा साथ रहे और एक परिवार की तरह एक दूसरे के काम आए, लेकिन आज के बाद हम एक दूसरे से दूर एक अनजान जगह पर चले जाएंगे। इस भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के बोझ में पता नहीं हम एक साथ कब मिल पाएंगे। इस बात पर समीरा भी सहमति जताते हुए बोली, हां, तुम सही बोल रही हो यार, मुझे आज का दिन हमेशा याद रहेगा। पता नहीं आज के बाद हम कब मिल पाएंगे। तब आदि बीच में बोल पड़ा, ओए फिकर नॉट सोनियो, ये मुंडा 7 समंदर पार करके भी तुम सबके पास आ जाएगा। यह सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। इसी बीच आदि भी बातचीत में मशगूल हो गया। तभी सामने से 2 बड़ी बड़ी ट्रकें एक साथ तेजी से आने लगीं, लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया और ट्रक तेजी से गाड़ी के बहुत करीब आ गईं। तभी अचानक राघव की नजर ट्रक पर पड़ी और उसने फुर्ती से गाड़ी का स्टीयरिंग जोर से घुमाया। सभी की जान हलक में आ गई। ट्रक ने गाड़ी को हल्का सा छुआ और आगे निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद वह ट्रक अचानक गायब हो गई। इधर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और कार सड़क की ऊंचाइयों से उतरते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। फ्रेडी ब्रेक मारने के लिए बोला, लेकिन ब्रेक उस समय काम ही नहीं कर रहा था। सभी के मन में डर छा गया और थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गया। सभी को थोड़ी चोटें आई थीं। राघव गाड़ी से बाहर उतरने के लिए दरवाजा खोला और अपने पैर जमीन पर रखे। तभी एक मनहूसियत भरी आवाज आई और शांत हो गई, लेकिन वह आवाज इतना डरावना था कि कृति चिख पड़ी। तभी एक आवाज सुनाई दिया, उस चक्र के अंदर प्रवेश मत करना। इस आवाज से सभी चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक अघोरी उन लोगों के पास आया और उन 5 को देखकर वहीं गिर पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा और उन लोगों के लिए बहुत सारा गुस्सा था। तब राघव के साथ बाकी दोस्तों ने अपने आसपास देखा। वह वहीं डरावना कब्रिस्तान था जहां वो दोनों अघोरियों ने उस साया को कैद किया था। तभी राघव ने नीचे देखा। वह एक हवन कुंड और उसके सुरक्षा के लिए बने चक्र के अंदर था। वह वहां से उछलकर उस चक्र से बाहर आ गया। उसके साथ साथ बाकी दोस्त भी उस गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए। उस सब को देखकर सानिया बोली, व्हाट द फक, ये क्या बकवास है। आदि भी बोल पड़ा, ये सब इन तांत्रिकों का ढकोसला है। राघव, इन सब बातों को छोड़ो गाइस, हमें अब यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। गाड़ी को भी चेक करना पड़ेगा। तब वह अघोरी गुस्से से बोला, मूर्ख, एक तो इस यज्ञ को भंग कर दिया और उसे आजाद करके यहां से निकलने की बात कर रहे हो। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम लोगों ने उसे आजाद करवाकर मौत के चक्र को पुनः शुरू कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा।
तभी 1000 से भी ज्यादा तीर एक साथ उस अघोरी के शरीर को छलनी करते हुए उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। कृति और सानिया इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गई और राघव, आदि और फ्रेडी उस दृश्य को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ समय तक वे उसी हालत में खड़े रहे। फिर राघव ने कृति और सानिया को होश में लाया और आदि और फ्रेडी ने हिम्मत कर कार को उस चक्र से बाहर लाया और गाड़ी को चेक करने लगे। गाड़ी थोड़ी सी मेहनत के बाद स्टार्ट हो गई और राघव ने भी कृति और सानिया को संभाला और शांत किया। फिर उसे गाड़ी में बिठाया और स्वयं गाड़ी में बैठने के लिए बढ़ा। तभी उसे एक पुस्तक दिखाई दिया जो उस हवन कुंड के अंदर था। राघव को पता नहीं क्या हुआ, वो उस पुस्तक को उठाने के लिए बढ़ा और उस हवन कुंड के पास जाकर उस पुस्तक को उठा लिया। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। ये नाम राघव को बहुत अजीब लगा। तभी आदि ने उसे आवाज दिया, राघव जल्दी आओ, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना है। राघव वापस गाड़ी की ओर बढ़ा। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दिया, हैप्पी जर्नी। इस आवाज में इतनी मनहूसियत थी कि राघव वहीं डरकर रुक गया। तब फ्रेडी ने फिर बोला, अरे जल्दी कर यार, यहां डर के मारे मेरी जान सूख रही है और तू वहीं का वहीं खड़ा, पता नहीं क्या सोच रहा है। राघव तेजी से गाड़ी की ओर चल पड़ा और दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये क्या, गाड़ी में तो कोई नहीं है। राघव डर गया। आदि, फ्रेडी, कृति कहां हो? तुम सब देखो, ये मजाक करने का समय नहीं है, प्लीज कहां हो तुम लोग? तभी एक आवाज आई, तुमने ये क्या किया राघव? तुम्हारी वजह से वह आजाद हो गया और हमारा ये हाल कर दिया। अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उस आवाज में कई लोगों की आवाज मिला हुआ था। राघव जब बाहर उतरकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उसी हवन कुंड के बने चक्र के अंदर आदि, फ्रेडी, कृति और सानिया खड़े हुए थे। उनका पूरा शरीर कटा फटा हुआ था, आंखें बिल्कुल काले और दांत बड़े और नुकीले। उसे देखकर राघव डर के मारे कांप उठा और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी वह तेजी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी फ्रेडी, आदि, कृति, सानिया चारों ने उस गाड़ी को घेर लिया। आदि राघव को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आया और उसे अपने दांतों से काट काट कर खाने लगा। कृति, सानिया और फ्रेडी भी वैसा ही करने लगे। राघव दर्द से कराहते हुए उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उन लोगों के चंगुल से बाहर निकल नहीं पाया। तभी आदि उठा और कुछ दूर से एक बड़ा सा पत्थर लाकर जोर से राघव के सिर को कुचल दिया। राघव जोर से चिल्लाया, नहीं। तभी आदि ने राघव के शरीर को जोर से हिलाया और पूछा, राघव क्या हुआ? तू इतने जोर से क्यों चिल्लाया? इस बात से राघव उस भ्रम से बाहर आया। उसके चेहरे पर खौफ था, आंखें लाल हो चुकी थीं। गाड़ी में ऐसी चालू होने के बावजूद राघव के चेहरे से पसीना बह रहा था। वह अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर उसी हालत में बैठे रहने के बाद आदि ने देखा कि अब राघव थोड़ा ठीक था। राघव को ठीक देखकर और उस कब्रिस्तान के डरावने माहौल को देखकर आदि ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। कृति ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे, तुम ठीक हो? राघव धीरे से बोला, हां, मैं ठीक हूं। फिर राघव ने अपने ऊपर पहनी जैकेट उतारकर साइड में रख दी, जिसमें वह रहस्यमय किताब थी। आदि गाड़ी को सड़क तक ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल कोई भूलभुलैया हो। सड़क का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी आदि की आंख में कुछ मच्छर जैसा चला गया और गाड़ी नम मिट्टी वाले दलदल में फिसलते हुए कुछ दूर तक चलकर किसी चीज से टकराकर रुक गई। आदि ने अपनी आंखें मसलते हुए इधर उधर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने 30 फुट गहरी खाई थी, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। गाड़ी 2 छोटे चट्टानों में अटकी हुई थी जो कभी भी गिर सकती थी। राघव और आदि सावधानी पूर्वक बाहर निकले और कृति, सानिया और फ्रेडी को भी गाड़ी से बाहर निकालने लगे। जैसे ही सभी गाड़ी से बाहर आए, गाड़ी खाई से गिरकर नदी में समा गई और साथ में वह रहस्यमय किताब भी। आदि जोर से चिल्लाया, ओ शिट, अरे यार, ये हम कहां फंस गए? आखिर हो क्या रहा है ये सब? राघव बीच में बोल पड़ा, आदि शांत हो जाओ, हमें धीरज से काम करना चाहिए। ऐसे गुस्सा करने से हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। कृति ने कहा, राघव सही कह रहा है, हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। फिर राघव, आदि, कृति, सानिया तो फ्रेडी सावधानी पूर्वक उस नम मिट्टी वाले दलदल से बाहर निकले और तेजी से आगे बढ़ने लगे।
तभी उन्हें एक ट्रक की आवाज सुनाई दी। उनके चेहरों पर थोड़ी मुस्कान आ गई और वे पांचों उस आवाज की ओर भागने लगे। एक छोटे से ढलान के ऊपर लंबी सड़क दिखाई देने लगी। वे पांचों उस सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली और वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद कृति बोली, अब हमें घर पहुंचने के लिए कुछ करना चाहिए, हम यहां बैठ नहीं सकते। उसे सुनकर राघव उठा और आसपास देखने लगा। सामने एक बोर्ड था जिस पर लिखा था नई दिल्ली 50 किलोमीटर। राघव ने कहा, ओह शिट, अभी हम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर हैं। हमें पैदल ही चलना होगा क्योंकि आसपास कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। उसे सुनकर सभी झुंझलाहट के साथ आगे बढ़े। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद कृति और सानिया ने हार मान ली। कृति बोली, इसके आगे मैं एक और कदम नहीं चल सकती। सानिया ने भी कहा, हां, ऐसा लग रहा है जैसे साल भर का काम एक दिन में ही कर लिया हो। उनकी बात सुनकर वे तीनों भी उनके पास बैठ गए। राघव फिर बोला, लेकिन अगर घर पहुंचना है तो हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि इतनी रात को यहां कोई गाड़ी मिलने से रही। तभी एक ट्रक दूर से आती हुई दिखाई दी। सभी के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे देखकर फ्रेडी चौंकते हुए बोला, कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जिसकी वजह से हम उस मुसीबत में फंसे थे? इतनी रात को यहां ट्रक नहीं होना चाहिए, हमें इस ट्रक में नहीं बैठना चाहिए। आदि ने कहा, लेकिन अगर वो दूसरा ट्रक हुआ तो? राघव ने कहा, हां, हमें चेक तो करना चाहिए, नहीं तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और कल हमारी फ्लाइट भी तो है। सभी रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर लिफ्ट मांगने लगे। गाड़ी तेजी से आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रुक गई। राघव और आदि ट्रक की ओर बढ़े। तभी ट्रक के दरवाजे को खोलकर एक पंजाबी आदमी बाहर आया और बोला, ओए, कि होया, तुम मुंडे इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर की कर रहे हो, और साथ में ये दोनों कुड़ियां भी। राघव ने उन्हें सब कुछ बताया और कहा, सरदार जी, हमें घर तक लिफ्ट दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओए, तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे नाल चलो, उसने कहा। फिर वे पांचों उस ट्रक पर चढ़ गए और ट्रक तेजी से नई दिल्ली की ओर बढ़ गया। 3 साल बाद रहस्यमय पहाड़ियों में छुपा एक विशाल और पुराना दरवाजा, जिस पर मकड़ियों ने अपना जाल बना लिया था, के पास 5 लोग पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। वे उस दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने आसपास देखा। दरवाजे के ऊपर लिखे कुछ शब्द उसे सुनाई दिए। वह अनायास ही बोल पड़ा, द फाइनल डेस्टिनेशन। इस शब्द से दरवाजे में कुछ हलचल हुई और वह धीरे धीरे खुलने लगा। वे पांचों अंदर गए। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और देखने लगे। तभी उनकी नजर 2 बदसूरत और डरावने सायों पर पड़ी। उनका चेहरा इतना डरावना था कि वे लोग डर के मारे चीख पड़े और तेजी से दरवाजे से बाहर भागने लगे। लेकिन उनके जाने से पहले ही दरवाजा तेजी से बंद हो गया। वो डरते हुए पीछे मुड़े। तभी एक भयानक आवाज आई, द फाइनल डेस्टिनेशन में तुम्हारा स्वागत है। इतनी मुश्किलों के बावजूद आखिर तुम लोग अपने आखिरी लक्ष्य तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आखिरी लक्ष्य तो मौत होती है। ऐसा कहकर वे दोनों रूहें उन चारों पर टूट पड़ीं। उसके बाद वे दोनों उस आखिरी बचे आदमी के पास पहुंचे, जो डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर वे दोनों रूहें डरावनी मुस्कान के साथ बोलीं, तुम्हारी वजह से हम आजाद हुए हैं, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उन दोनों ने अपने नुकीले पंजों से उस आदमी के सिर को एक ही झटके में काट दिया। तभी उस सिर पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और वह राघव था। राघव हांफते हुए उठ बैठा। उसके चेहरे पर पसीना छा गया था। उसने अपने सिर को छुआ, वह सही सलामत था। उसने राहत की सांस ली और एक तौलिए से अपना चेहरा पोंछा। उस सपने ने राघव को पूरी तरह से डरा दिया था। थोड़ी देर उसी अवस्था में बैठने के बाद वह उठा और बाथरूम में घुस गया। शॉवर चलने की आवाज आई। फिर थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आया और रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगा। नहाने के बाद उसका चेहरा फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कॉफी हाथ में लिए वह बालकनी में बैठ गया और मोबाइल में आए नोटिफिकेशन चेक करने लगा। तभी कृति का कॉल आया। राघव मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए बोला, हेलो। कृति ने कहा, हेलो मेरी जान, क्या कर रहे हो? राघव, बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया हुआ हूं मेरी जाने मन। राघव थोड़े शरारती अंदाज में बोला। कृति, अच्छा जी, लगता है जनाब रोमांटिक मूड में है। कृति अपने टोन को बदलते हुए बोली।
राघव, और नहीं तो क्या। तब कृति फिर उसी टोन में बोली, सब्र रखिए जनाब, सब्र का फल मीठा होता है। राघव मुंह बनाते हुए बोला, और कितना सब्र करूं? 3 साल हो गए हमारी सगाई को, लेकिन शादी के बीच में हमेशा हमारा काम आ जाता है। तुम न्यूयॉर्क में और मैं कैलिफोर्निया में। ओके फाइन, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है, उसी दिन हम शादी करेंगे। राघव खुशी से उछलते हुए, वाह, आखिर इतने सालों की मेरी तपस्या सफल होगी, लेकिन शादी हम इंडिया में ही करेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन उन तीनों का क्या हाल है? कृति याद करते हुए, अच्छा, वो तीनों सानिया और फ्रेडी वर्जीनिया और वॉशिंगटन में हैं, लेकिन आदि, क्या हुआ? आदि कहां है? वह इंडिया में ही है। 3 साल पहले की उस घटना से वह बहुत प्रभावित हुआ है और इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। पता नहीं अब क्या करता है। ओह, तभी एक अनजान नंबर से राघव को फोन आया। राघव ने कृति के कॉल को होल्ड पर रखकर उस कॉल को रिसीव किया। हेलो, कौन? तभी एक घबराती हुई आवाज आई। हेलो, क्या आप राघव जी हैं, आदि रस्तोगी के दोस्त? हां, मैं आदि का दोस्त राघव हूं। लेकिन वो आवाज राघव की बात को बीच में ही काटकर बोल पड़ी। आदि का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। आप जल्दी से इंडिया आ जाइए। आदि मरने से पहले आप चारों दोस्तों को देखना चाहता है। इतना कहकर फोन कट जाता है। राघव बेचैनी से उस नंबर पर कॉल करता रहता है, लेकिन फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। राघव की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह घबराते हुए कृति को फोन लगाया। कृति ने फोन उठाया, लेकिन राघव बोलना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। आंसू लगातार बहते रहे। राघव को रोते हुए सुनकर कृति बेचैन हो उठी। उसने कभी राघव को इस हालत में नहीं देखा था। कृति जिस हालत में थी, तेजी से गाड़ी में बैठी और एयरपोर्ट पहुंच गई। आधे घंटे के भीतर ही राघव के घर का डोरबेल बजा। राघव की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने दरवाजा खोला और सामने कृति थी। कृति की आंखों में सवालों का ढेर था, लेकिन राघव कृति की बाहों में समा गया। उसकी आंखों से फिर आंसू छलक गए। कृति उसे शांत करके पूछने लगी। तब राघव ने उसे आदि के हालात के बारे में बताया। कृति की आंखें भी नम हो गईं। फिर उसने राघव का सामान पैक किया और राघव को लेकर इंडिया आने के लिए फ्लाइट में बैठ गई। सानिया और फ्रेडी को भी जब यह समाचार मिला तो वे भी तेजी से इंडिया आने वाली फ्लाइट में बैठ गए। एक बेहद अंधेरी सुरंग के अंदर एक गुफा बनी हुई थी। उसमें चमगादड़ों की लाल आंखें चमक रही थीं। तभी एक बेहद खौफनाक आवाज आई। 3 साल बाद फिर से मौत के चक्र का आगाज होने जा रहा है और इस चक्र की पुनः शुरुआत होगी उन 5 दोस्तों से जिन्होंने हमें आजाद किया था। इसके बाद वह गुफा खौफनाक हंसी से गूंज उठी। इसके बाद एक ही आवाज उस गुफा में गूंजने लगी, तैयार हो जाओ इस मौत के सफर के लिए। राघव और कृति दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वहीं उसी फ्लाइट में सानिया और फ्रेडी भी बैठे होते हैं, लेकिन चारों इस बात से अनजान हैं। 5 घंटों के बाद फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उस समय रात के 8 बज रहे थे। वे चारों फ्लाइट से उतरते हैं, तभी उनकी नजरें एक दूसरे पर पड़ती हैं। इतने दिनों बाद अपने दोस्तों को सामने देख उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वे एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। राघव बेचैन स्वर में बोला, कैसे हुआ ये? तुम्हें कुछ पता है? सानिया, नहीं, जितना तुम दोनों को पता है हमें भी उतना ही पता है। फ्रेडी, हां, हमें बस एक कॉल आया था। कृति, तब तो हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने कैब बुक कर लिया है, वह आता ही होगा। फ्रेडी आधेर होकर बोला, लेकिन हमें जाना कहां है? आदि किस अस्पताल में है? यह तो हमें पता ही नहीं है। राघव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हां, हमें उस नंबर पर दोबारा कॉल करना चाहिए। तभी राघव का मोबाइल बज उठता है। वह कॉल उसी आदमी का था जिसने आदि के एक्सीडेंट की खबर दी थी। राघव तुरंत कॉल रिसीव करके बोला, हेलो। उधर से आवाज आई, आदि इस वक्त दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप तुरंत यहां आ जाइए। आदि की हालत बहुत खराब होती जा रही है। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। जब आप फ्लाइट से उतर जाएं तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिए, मैं एक टैक्सी वहां भेज दूंगा। राघव यह बता पाता कि वे लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, इससे पहले ही कॉल कट जाती है। कुछ मिनट बाद ही एक लोकेशन राघव के मोबाइल में शो होने लगती है। सानिया बोली, हमें जल्दी से उस अस्पताल में पहुंचना चाहिए, पता नहीं आदि की तबीयत कैसी होगी। कृति ने तुरंत कैब ड्राइवर को कॉल किया
और जल्द से जल्द आने की हिदायत दी। करीब 5 मिनट के बाद एक काले रंग की कैब उनके पास आकर रुकती है। उसमें से कैब ड्राइवर नीचे उतरकर देर से आने के लिए माफी मांगने लगता है। राघव बोला, लेट्स गो फ्रेंड्स। सभी अपना सामान गाड़ी के डिग्गी में डाल देते हैं और फिर वे चारों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। गाड़ी तेजी से उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ चली। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुकी। सभी दोस्त गाड़ी से उतरकर अपना सामान उतारने लगे, फिर तेजी से उस अस्पताल के अंदर जाने लगे। चारों सीधे काउंटर के सामने जाकर खड़े हो गए। काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। वह उन चारों को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जी बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूं? राघव पूरी बात बताते हुए बोला, जी दरअसल हमारा दोस्त आदि रस्तोगी का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा हमें किसी ने फोन करके इन्फॉर्म किया है। क्या आप अपने फाइल में देखकर बता सकती हैं वो यहां एडमिट हैं या नहीं? राघव बस एक सांस में बोल पड़ा। वह महिला कंप्यूटर पर चेक करने लगी, फिर थोड़ी देर बाद बोली, जी मिस्टर रस्तोगी यही एडमिट हैं। उनका 20 नंबर रूम में इलाज चल रहा है। वह महिला बोली, जी आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो उस बारे में आपको सही सही बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जाकर पेशेंट से मिल लीजिए। धन्यवाद सिस्टर, कहकर चारों दोस्त तेजी से रूम नंबर 20 की ओर बढ़ने लगे और रूम नंबर 20 का दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर चले गए। अभी तक उनके चेहरों पर दुख के भाव थे, लेकिन अंदर का नजारा देख वे भौंचक्के रह गए। पेशेंट बेड पर पेशेंट वाले कपड़े पहनकर बैठा हुआ था और एक प्लेट में रखे पिज्जा और बर्गर को बड़े आराम से खा रहा था। दिखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है। आदि भी एकाएक उन चारों को देखकर अवाक रह गया। शायद उसे उनकी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। कुछ समय तक सभी उसी मुद्रा में देखते रहे। फिर आदि बोला, अरे दोस्तों, तुम लोग आ गए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद फोन कर देते, मैं टैक्सी भेज देता तुम लोगों को लाने के लिए। तुम लोग खामखाह परेशान हुए होंगे। आदि कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही राघव बोल पड़ा, 1 मिनट मुझे समझने दो। जहां तक हमें बताया गया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तब आदि संभलते हुए बोला, ये तो अच्छा ही है ना कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे स्वस्थ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? राघव तेजी से आदि के पास जाकर उसे एक घूंसा जड़ते हुए बोला, देख तू बात को बदलने की कोशिश मत कर। तूने जानबूझकर अपने एक्सीडेंट की खबर देकर हमें बुलवाया। आदि चिढ़ते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने दोस्तों को मिलने नहीं बुला सकता क्या? राघव तेज आवाज में बोला, बुला सकता है, लेकिन ऐसे झूठ बोलकर नहीं। तुझे क्या पता तेरे एक्सीडेंट की बात सुनकर हमारा क्या हाल हुआ था? हम बिना कुछ खाए पिए तुमसे मिलने चले आए और तुमने झूठ का सहारा लेकर हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। अब बस बहुत हुआ, मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं वापस जा रहा हूं। यह कहकर राघव वहां से जाने लगा। तभी आदि गंभीर लेकिन तेज आवाज में बोला, तो मैं और क्या करता? मैंने कई बार कोशिशें की तुम लोगों को बुलाने की, लेकिन तुम लोग हर बार काम का बहाना बनाकर बात को टाल देते। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। 3 साल में तुम लोगों को मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया कि बेचारा कैसा होगा यहां, लेकिन तुम लोगों को तो बस अपने काम की पड़ी थी। जाओ, तुम सब चले जाओ, मैं तुम लोगों के बिना भी रह लूंगा, अकेला। आदि चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। राघव भी जहां था वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। तब कृति राघव के पास जाकर उसे समझाने लगी, गलती हम सबकी है। माना कि आदि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें भी उससे एक बार आकर मिलना चाहिए था। वह किस स्थिति में यहां रह रहा है। वहीं सानिया और फ्रेडी भी राघव को समझाने लगे। फिर वे चारों आदि के पास जाकर खड़े हो गए और अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी यार, गलती हमारी है। हमें तुझे यहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हमें माफ कर दे। आदि भी माफी मांगते हुए बोला, मुझे भी माफ कर दो दोस्तों, मुझे भी तुम लोगों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। तब फ्रेडी हंसते हुए बोला, अब ये लड़कियों की तरह रोना बंद कर। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। यह सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। राघव आदि को गले लगाते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया फोदरी के। आदि भी उसी स्वर में बोला, मैंने भी, मेरे कमीने दोस्त। राघव आदि के पेट पर हल्के से मुक्का मारते हुए बोला, अच्छा बेटा, बाप से शान पट्टी। सानिया दोनों को रोकते हुए बोली, अरे बाबा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, यहां दूसरे पेशेंट भी हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। फ्रेडी, हाँ,
चलो सबसे पहले होटल चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कृति, हाँ 9 बज गए हैं, हमें किसी अच्छे होटल में जाकर साथ में डिनर करना चाहिए, वैसे भी सभी को भूख लगी है। आदि, ओके गाइस, तो सभी फ्रेश हो जाओ, हम दिल्ली के मशहूर ताजमहल होटल चलेंगे। सभी दोस्त फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाने लगते हैं। तभी आदि ने सानिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, तो मैडम को वहां कोई शहरी बाबू मिल गया है लगता है, जो हमें भूल गई हैं। सानिया भी उसी स्वर में बोली, हां वो बहुत स्मार्ट है और मेरा बहुत ख्याल रखता है, वैसे भी जो मुझे एक बार भी कॉल नहीं करता, मैं क्यों उसे याद रखूं। आदि हल्के से डांटते हुए बोला, कमिनी, कितनी बार कॉल किया था मैंने, लेकिन मैडम तो अपने आशिक के साथ बात कर रही होगी, तो मेरा फोन क्यों उठाएगी। सानिया याद करते हुए बोली, ओह सॉरी, वो मोबाइल तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था और शायद उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा। सॉरी यार, सानिया प्यार से बोली और फिर आदि ने उसे गले से लगा लिया। ओह आई एम सॉरी, कहीं मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी तो नहीं बन गया। फ्रेडी मुस्कुराते हुए बोला। यह सुनकर सानिया और आदि एक दूसरे से अलग हो गए। तब फ्रेडी फिर बोला, अब ये प्यार भरी बातें बाद में कर लेना, अभी प्लीज किसी होटल में ले चलो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। पांचों दोस्त गाड़ी में बैठकर ताजमहल होटल की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर वे उस होटल के अंदर जाने लगे। आदि ने गाड़ी की चाबी दरबान को दे दी और मैनेजर से बात करके एक शानदार टेबल का अरेंज करवा दिया। पांचों अपने अपने जगह पर बैठ गए और टेबल पर रखे मेनू कार्ड से अपने पसंद का खाना वेटर से मंगवाने लगे। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला सवाल राघव का था। उसने आदि से पूछा, तो तुमने हमें अपने एक्सीडेंट का झूठा नाटक करके बेवकूफ बना दिया, लेकिन उस अस्पताल के डॉक्टर को कैसे मनाया। आदि अपने घने मूंछों को ताव देते हुए बोला, अरे तुम जानते नहीं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बस पैसा फेंको और तमाशा देखो। मैंने पैसा दिया और नतीजा तुम देख ही चुके। अरे वाह, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले आदि, जरा हमें भी तो बताओ, आखिर कहां तक पहुंच है तुम्हारी। राघव उत्सुकता से बोला, अरे वैसे तो कलेक्टर और विधायक तक पहुंच है तेरे भाई की, लेकिन अस्पताल में मैंने वहां के चपरासी को फंसाया, तब जाकर अपना काम बना। आदि मासूमियत से बोला, क्या। सभी आश्चर्य से आदि की ओर देखने लगे, फिर खिलखिलाकर हंसने लगे। राघव हंसते हुए बोला, अरे क्या मस्त जोक था यार, एक और सुनाओ। आदि चिढ़ते हुए बोला, अरे चपरासी को कोई मामूली आदमी मत समझो, अगर वो चाहे तो बड़े से बड़ा काम चुटकी में करवा सकता है। तब कृति सभी को शांत कराते हुए बोली, ओके गाइस, अब पकाना बंद करो। कितने समय से पाठक तुम लोगों की बकवास सुन रहे हैं, अब इन फालतू बातों को छोड़कर कहानी पर ध्यान दो। सभी डिनर करके गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी तेजी से आदि के घर की तरफ बढ़ने लगी। सभी दोस्त बातों में मशगूल थे। तभी हवाएं तेज हो गईं। काले काले बादलों ने चांद की रोशनी को ढक दिया। चारों ओर अंधेरा छा गया। आसपास चल रही गाड़ियां गायब हो गईं। अब दूर दूर तक सिर्फ उनकी ही गाड़ी चल रही थी। एक बार फिर से गाड़ी उसी रास्ते से गुजरी जहां से 3 साल पहले गुजरी थी। उस जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें मन में खौफ पैदा कर रही थीं। उल्लुओं की आंखें रात में चमक रही थीं और उनकी आवाजें तेज हो रही थीं। लेकिन गाड़ी का शीशा लॉक होने के कारण किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। तभी उस रास्ते पर सामने से 2 ट्रक एक साथ आते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे ट्रक गाड़ी के बेहद करीब आ गए थे। तभी अचानक राघव की नजर उन ट्रकों पर पड़ी। वह बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे 3 साल पहले की घटना याद आ गई। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, नहीं, फिर से नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दोनों ट्रकों ने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए थे। अब बस कुछ सुनाई दे रहा था तो वह था एक भयानक अट्टहास जो रूह को कंपा दे रहा था। राघव जोर जोर से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी किसी ने राघव को जोर से हिलाया। राघव हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा था। सभी दोस्त चिंतित स्वर में राघव से पूछने लगे, क्या हुआ राघव, तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। राघव खुद को शांत करते हुए बोला,
अरे यार कुछ नहीं, मैंने देखा अस्पताल वाली बात को लेकर फ्रेडी ने आदि को जान से मार डाला है। वह थोड़े मजाकिया स्वर में बोला। वह नहीं चाहता था कि उसके चारों दोस्त भी 3 साल पहले की घटना को याद करके परेशान हो। अच्छा, आदि छिड़कर बोला, तो तुम क्यों चिल्ला रहे थे? चिल्लाना तो मुझे चाहिए था, इसलिए कि उस स्टूपिड प्लान के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन फ्रेडी ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। राघव नकली मुस्कान से मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप यहां बैठा हूं, फ्रेडी सकपकाते हुए बोला। कृति ने उनकी बातों को टोकते हुए कहा, ओहो, तुम तीनों फिर से शुरू हो गए। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे हम तो बस। कृति बीच में ही बोल पड़ी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे यार, बाहर का नजारा देखो। इतने सालों बाद ये नजारा दोबारा देखने को मिल रहा है और तुम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हो। राघव प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, ओके माय लॉर्ड। सभी एक बार फिर हंस पड़े, लेकिन राघव फिर एक बार 3 साल पहले हुई घटना में खो गया। गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी। सभी लोग गाड़ी से उतरकर अपना सामान गाड़ी की डिग्गी से उतारने लगे। फिर आदि ने गाड़ी को उसके निर्धारित स्थान पर पार्क कर दिया और अपने दोस्तों को लेकर घर के अंदर ले गया। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 4-5 लोगों के लिए काफी था। वैसे भी आदि वहां अकेला ही रहता था। उसका पूरा परिवार मध्य प्रदेश में रहता था। आदि के अलावा उस घर में एक पति पत्नी भी रहते थे जो वहां काम करते थे। 50 साल का नौकर रामू काका और उनकी पत्नी राघाबाई दोनों ही मिलकर घर का सारा काम करते थे। दोनों ही वहां नौकरी कर अपना पेट पालते थे। घर के सामने ही उनका छोटा सा घर था जहां वे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। आदि ने डोरबेल बजाई तो रामू काका ने दरवाजा खोला। आदि ने अपने दोस्तों से उनका परिचय करवाया और फिर उन्हें बैठक रूम में ले गया। वहां रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया और रामू काका से कॉफी बनाने के लिए कहा। खुद भी सोफे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में कॉफी बनकर तैयार हो गई। वे पांचों कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बातें करने लगे। सबसे पहले सानिया बोल पड़ी, गाइस, हम 3 साल बाद एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों ना किसी एडवेंचर पर जाया जाए। यह सुनकर राघव भी उत्साहित स्वर में बोला, वाओ, दैट्स ए ग्रेट आइडिया। सच में 3 साल हो गए हमें किसी एडवेंचर पर गए हुए। इस बात पर फ्रेडी और आदि ने भी हामी भर दी। कृति बोली, ठीक है, तो फिर फाइनल रहा कि हम एडवेंचर पर जाएंगे, लेकिन याद रहे ये एडवेंचर हमारी सबसे बड़ी एडवेंचर होनी चाहिए। फ्रेडी ने कहा, तो फिर कहां चलें? बस्तर के पहाड़ों और गुफाओं में या नीलगिरी पर्वत की चोटी पर? राघव बोला, नहीं यार, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा हो, कठिनाइयों से भरी और एडवेंचर से भरपूर। कृति ने कहा, तो तुम ही बताओ कहां जाएंगे, हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा। तभी आदि बोला, अरे यार, कोई मुझसे भी पूछ लो, आखिर मेरी ही वजह से हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सानिया बोली, अच्छा बाबा, तुम ही बताओ, अब तुम जहां बोलोगे हम वहीं जाएंगे। आदि ने कहा, ऐसे नहीं, पहले हमारी दोस्ती की कसम खाओ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए हम वहां पहुंचकर ही रहेंगे, तभी मैं बताऊंगा। कृति बोली, अरे यार, ऐसे कैसे? राघव बीच में बोला, ठीक है, हम सभी वादा करते हैं, जहां तुम बोलोगे हम वहीं जाएंगे। सानिया ने भी हामी भरते हुए कहा, हां, हम वादा करते हैं। सभी एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर वादा करते हैं। उसके बाद आदि खुश होते हुए उठता है और किसी कप्तान की तरह चलते हुए कहता है, तो हम जाने वाले हैं ऐसी जगह जहां आज तक शायद ही कोई पहुंचा हो। वह जगह रहस्यों और कठिनाइयों से भरी हुई है, जहां केवल किस्मत वाले ही पहुंच सकते हैं। कृति बोली, वाव, यह जगह वाकई बहुत रोमांचक होगी। आदि फिर बोला, हम जा रहे हैं एट फाइनल डेस्टिनेशन। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, यही वह जगह है जहां हमें जाना है। सानिया बोली, वाह, नाम से ही काफी रहस्यमय लग रहा है। कृति और फ्रेडी को भी वह नाम अच्छा लगा, लेकिन राघव उस नाम को सुनकर सोच में पड़ गया। वह नाम उसे कुछ सुना सुना सा लग रहा था। तभी आदि उठा और अपने कमरे से एक बैग लाया। उसमें से एक पुस्तक निकाली। उस पुस्तक के कवर पर लिखा था, द फाइनल डेस्टिनेशन। राघव ने उस पुस्तक को अपने हाथों में ले लिया और ध्यान से देखने लगा। उसे याद आया कि यह वही पुस्तक है जो उसे 3 साल पहले जंगल वाली घटना में मिली थी। यह तो मुझे... राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही आदि बोला, हां, यह उसी कार से मिला था जो नदी में बह गई थी।
राघव चुप हो गया और उनकी बातों में हामी भरने लगा। जब यह फाइनल हो गया कि वे सभी अगले दिन उस एडवेंचर पर जाएंगे, तब राघव ने आदि को एक कोने में ले जाकर कहा, यार, तुम्हें पता है ना, यह पुस्तक मुझे उस श्मशान में मिली थी, फिर तुम कैसे यहां जाने की बात कर सकते हो? क्या पता यह कैसी जगह होगी? तब आदि बोला, ओ कम ऑन राघव, मैंने 3 साल तक सिर्फ इसी जगह जाने के लिए मेहनत की है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और इसके बारे में पुराने साहित्यकारों से भी जानकारी इकट्ठा की। इससे पता चला कि यह जगह रहस्यों से भरी हुई है और आज तक कोई इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है। तुम खामख्वाह चिंता कर रहे हो। राघव बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उस बात को भुला देना चाहिए। आदि बोला, तो फिर तुम तैयार हो? राघव ने कहा, हां बिल्कुल। दोनों वापस बैठक रूम में आ गए। आदि एक प्राचीन पन्ने पर छपे हुए नक्शे को टेबल पर रखकर बोला, यह देखो, उस जगह का नक्शा। हम उस जगह से 1000 किलोमीटर दूर हैं। वह जगह काली घाटी की पहाड़ियों के जंगलों के बीच में है। आदि ने पूछा, तो तुम सब वहां जाने के लिए तैयार हो? सभी ने एक साथ कहा, हां, हम तैयार हैं। अब हम वहां पहुंचकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम वादा करते हैं, सभी ने एक स्वर में कहा। फिर सभी अपने कमरे में जाकर सोने लगे। तभी राघव को वह पुस्तक दिखाई दी जो टेबल पर पड़ी थी। राघव उसे लेकर अपने कमरे में गया और उसके पहले पन्ने को पलटा। खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों का मनोरम दृश्य था और उससे जुड़ी जानकारियां थीं, लेकिन वह किसी और भाषा में लिखी हुई थीं। राघव उसे समझ नहीं पा रहा था, सिर्फ चित्र ही समझ में आ रहे थे। राघव पुस्तक बंद करके कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया। तभी उस पुस्तक का पन्ना पलटा और उसमें मातृभाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे और वह था, मौत की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सुबह हुई, सभी तैयारियों में जुट गए, अपने अपने बैग पैक कर लिए और 1 हफ्ते के खाने पीने का भी सामान पैक हो गया। सभी बेहद खुश लग रहे थे। वे कुछ देर बाद घर से बाहर निकले। सामने काले रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। वे सभी सामान गाड़ी में डालकर बैठ गए और गाड़ी तेजी से पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। 5 दोस्त काफी रोमांचित नजर आ रहे थे। वे 10 घंटे बाद वहां पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी वहीं एक जगह पार्क कर दी और अपने बैग लेकर आगे बढ़े। पहाड़ियों के पास पहुंचकर वे मैप देखकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। कुछ देर में राघव, आदि, कृति और सानिया तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन फ्रेडी अभी पीछे ही था। वह धीरे धीरे रस्सी को पकड़कर चढ़ रहा था। तभी रस्सी अचानक टूट गई और फ्रेडी पहाड़ी से नीचे गिरकर एक चट्टान पर गिरा। उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। चारों ये देख हैरान रह गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। सामने एक शांत ज्वालामुखी था। वे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक वह शांत ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और उसका लावा तेजी से बहने लगा। ये देखकर वे चारों वापस उस पहाड़ से उतरने लगे। राघव और कृति जैसे तैसे पहाड़ी से उतरे ही थे कि लावा तेजी से उनके पास आ गया और आदि सानिया को अपना शिकार बना डाला। वे उसी में जलकर खाक हो गए। राघव और कृति बेहद रुआंसे हो गए। वे तेजी से वापस लौटने लगे और गाड़ी में बैठकर दुखी स्वर में बातें करने लगे। राघव गुस्से से बोला, मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। देखा वे तीनों कैसे मारे गए। कृति खामोश थी और राघव की बातें सुन रही थी। तभी गाड़ी, जो बिना रुके कई घंटे से चल रही थी, उसके इंजन से धुआं निकलने लगा और थोड़ी ही देर में उसमें आग लग गई। राघव बोला, कृति, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। राघव तेजी से गाड़ी से कूद गया। कृति भी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। वह घबराते हुए दूसरे दरवाजे को खोलने की ओर बढ़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी सड़क से खाई में गिर गई। राघव चिल्ला उठा, कृति! लेकिन कृति अब मौत के मुंह में समा चुकी थी। राघव तेजी से उस खाई में नीचे उतरकर गाड़ी के पास पहुंचा, जहां वह गाड़ी धू धू कर जल रही थी। राघव वहीं रोता रहा। शाम की गहराई रात में बदलने लगी। राघव वहां से उठकर बहती नदी से पानी पीने लगा। तभी एक ट्रक जिसमें आग लगी हुई थी, सड़क से उस खाई में गिरने लगा। राघव यह देखकर घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जलता हुआ ट्रक सीधे राघव पर जा गिरा। राघव का हाथ कटकर दूर एक पुस्तक पर गिरा
और वह पुस्तक खून से लाल हो गई। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। राघव का शरीर उस जलते हुए ट्रक के नीचे दब गया और उसका हाथ कटकर पुस्तक पर जा गिरा। वह पुस्तक खून से सना हो गया। पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। राघव चीखा, नहीं, और हड़बड़ाकर बिस्तर से गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वह खुद को देखने लगा। वह सही सलामत था, मतलब वह सपना था। वह बिस्तर पर बैठ गया और टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर धीरे धीरे पीने लगा। तभी कृति कमरे में आई और बोली, हे राघव, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कम ऑन यार, हम लेट हो जाएंगे। कृति राघव के गोद में बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली। राघव चिंतित स्वर में बोला, यार कृति, हमें इस एडवेंचर पर नहीं जाना चाहिए। मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, हम कहीं और चलते हैं ना। कृति झुंझलाते हुए बोली, यार तुम उस घटना को भूल जाओ। वह बस एक एक्सीडेंट था और उसे हुए 3 साल हो चुके हैं। तुम बेकार में डर रहे हो। राघव बोला, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे अब भूल जाना चाहिए, लेकिन कैसे? मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूं। कृति मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास इसका इलाज है। राघव ने कहा, सच में? बताओ क्या इलाज है? कृति शरारत भरी आवाज में बोली, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। राघव ने पूछा, बताओ क्या करने के लिए? कृति ने बिना जवाब दिए राघव को अपने बाहों में भर लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वे दोनों प्यार की गहराइयों में खो गए। 20 मिनट बाद सभी अपना सामान पैक कर सोफे पर बैठे हुए थे। वे बेहद उत्साहित लग रहे थे। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज आई। यह सुनकर वे चारों तेजी से घर से बाहर निकले। सामने आदि सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा था। उन चारों को देखकर आदि बोला, चलो दोस्तों, चलकर धमाल मचाते हैं। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। सभी तेजी से गाड़ी में बैठ गए। राघव आदि की बात से सहमति जताते हुए बोला, सही कहा यार, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। फिर राघव ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और उसमें से एक गाना, खोल दे दिल की खिड़की, खोल दे दिल का डोर, चलाने लगा। वह गाना एंजॉय करते हुए पांचों अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। बीच बीच में वे रुककर ढाबे में चाय नाश्ता करते और फिर अपने सफर पर निकल पड़ते। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वे अभी भी अपनी मंजिल से 1 घंटे की दूरी पर थे। आखिरकार वे वहां पहुंच ही गए। आगे का रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ था। उन्होंने गाड़ी एक सुरक्षित जगह पर पार्क कर दी और बाहर आकर वहां के नजारे देखने लगे। वाह, क्या नजारा है! चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, झील, झरने और दूर दूर तक फैले जंगल। सच में वहां का शांत, खूबसूरत और मनोरम दृश्य मन में बस गया। सूरज की रोशनी अब पर्वत रोक रही थी और धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही थी। तब आदि अपने मूंछों पर ताव देते हुए बोला, तो अब बताओ, ऐसा एडवेंचर पर कभी गए हो? सानिया बोली, कभी नहीं। ये एडवेंचर सच में काफी रोमांचक है। आदि ने कहा, अरे अभी तो शुरुआत है मेरी जान, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। कृति बोली, इस दृश्य को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, सच में। थैंक यू आदि। आदि ने कहा, ओह शुक्रिया। राघव बोला, तो रात होने वाली है, हमें अपने सोने और खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। फ्रेडी ने कहा, हां, वो झील के किनारे पर टेंट लगाना कैसा रहेगा? राघव ने कहा, वाह फ्रेडी, बहुत अच्छा। चलो वहीं पर अपने सामान के लिए चलते हैं। सभी अपने अपने सामान को पकड़कर झील के किनारे आ जाते हैं और अपने अपने टेंट वहीं लगा देते हैं। फिर रात के डिनर का इंतजाम करने लगते हैं। कुछ देर बाद डिनर करके वे झील के किनारे बैठकर फायर जला देते हैं और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की यादों में खो जाते हैं। कॉलेज में राघव का आज पहला दिन था। वह अपना बैग पकड़े धीरे धीरे कॉलेज में प्रवेश कर रहा था। आंखों में स्टाइलिश चश्मा, इंपॉर्टेंट ड्रेस और सिर पर न्यू जनरेशन स्टाइल के बाल। वह अपने क्लास को ढूंढते हुए जाने लगा। तभी एक क्लास से गुजरते हुए एक लड़की हाथ में पुस्तक पकड़े, जिसका ध्यान कहीं और था, उस क्लास से निकली और राघव से टकरा गई। वह कृति थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी और दोनों ही झेंप गए, फिर अपनी नजरें झुका लीं। यह था पहले नजर का प्यार। यार, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? खैर, दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। आदि ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, तो भाई लोग, ध्यान इधर देने का
और मेरे बोलने के समय ज्यादा बकबक न करने का। आदि की बातें सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगे। आदि अपने बैग में से नक्शा निकालते हुए सामने रख दिया और बोला, तो भाई लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताने वाला। इज दैट क्लियर? यस सर, सभी हंसते हुए बोले। आदि ने कहा, तो हम कल सुबह से इस एडवेंचर पर निकलेंगे और उस जगह पहुंचेंगे जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें 3 जगहों को पार करना होगा। पहला है वो पहाड़ियां, जिसके उस पार कई 100 सालों से शांत पड़ा हुआ ज्वालामुखी है। दूसरा है एक सघन जंगल, जहां एक भी जानवर नहीं है, फिर भी इसे खतरनाक बताया जाता है। तीसरी जगह है एनाकोंडा लैंड। क्या एनाकोंडा लैंड? फ्रेडी चौंका। आदि ने कहा, अरे चिल यार, वहां छोटे छोटे सांप पाए जाते हैं जिनमें जहर नहीं होता। तो इन तीनों जगहों को पार करने के बाद हम पहुंचेंगे द फाइनल डेस्टिनेशन में, जहां हमें उस जगह को खोजना होगा। ढूंढ पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन सरल भी नहीं है। तो मेरे जवानों, क्या तुम सब तैयार हो नया इतिहास रचने के लिए और इतिहास के पन्नों में अमर होने के लिए? आदि जोश में बोला। तो चलो सब अपने अपने टेंट पर जाकर सो जाओ और कल एक नए जोश के साथ हम इस एडवेंचर को पूरा करेंगे, जिसका नाम है द फाइनल डेस्टिनेशन। सभी अपने टेंट पर जाने लगे। राघव भी अपने टेंट पर जाने लगा। तभी उसे वो नक्शा दिखाई देता है। वह उसे खोलकर देखने लगता है। उस नक्शे में पहाड़, पर्वत, जंगल और एनाकोंडा लैंड का चित्र बना हुआ है, लेकिन इसमें तो सिर्फ नक्शा बना हुआ है। तो आदि को इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्या वे पहुंच पाएंगे? और पहुंच भी गए तो क्या वे सभी सलामत वापस आ पाएंगे? सभी अपने अपने टेंट पर जाकर सो जाते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से उनकी नींद खुलती है। सूरज की रोशनी चारों ओर धीरे धीरे फैल रही थी। झील और झरने से बहते पानी की कलकल की आवाज मन में शांति भर रही है। जंगली फूलों की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर रही थी। सभी अपने टेंट से बाहर आए और उस मनोरम दृश्य का दीदार करने लगे। राघव, अद्भुत, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा था। कृति, हां, सच में यह नजारा अद्वितीय है। आदि, हां वह तो है, लेकिन चलो जल्दी से सब रेडी हो जाओ, हमें जल्दी ही अपने सफर पर निकलना होगा। सभी नहाने का सामान लेकर झील की तरफ जाते हैं। कुछ देर बाद वे सब नहा कर आते हैं। फिर खाने का इंतजाम कर वे सब तैयार होने लगते हैं। अपने बैग में नायलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू और खाने पीने आदि का सामान रखते हैं। पांचों दोस्त अपने सफर के लिए चल पड़ते हैं और करीब 15 मिनट के बाद वे उस पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे अपने बैग से कांटे से बंधी रस्सी निकालते हैं और उस पहाड़ी की ओर फेंकते हैं। धीरे धीरे वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। फ्रेडी को छोड़कर बाकी सभी तेजी से उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी अचानक फ्रेडी का हाथ रस्सी से छूटने लगता है, लेकिन राघव फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है और आदि की मदद से फ्रेडी को ऊपर खींच लेता है। आदि, क्या यार फ्रेडी, इतनी जल्दी मरना चाहते हो क्या? सानिया, आदि, ओके ओके सॉरी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वे आगे बढ़ने लगते हैं। सामने वह शांत ज्वालामुखी था। वे उसी किनारे से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आदि, तो पहला पड़ाव पार कर लिया, अब दूसरा पड़ाव उस जंगल के अंदर चलते हैं। सभी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर आगे चलने के बाद दूसरा पड़ाव सामने आया। एकदम सघन जंगल और विशाल। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई रास्ता ही नहीं हो। पांचों तेजी से आगे बढ़ने लगे। उस जंगल में प्रवेश करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो। राघव, अब समझा इसे सहन जंगल क्यों कहते हैं। ये इतने सघन है और ऊपर से ये पत्तेदार झाड़ियां। कृति, हम पांचों दोस्त आगे बढ़ते रहे। काफी देर तक आगे चलने के बाद भी वे उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। जहां भी रुककर आसपास देखते तो ऐसा लगता जैसे अभी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं। 1 घंटे तक वे ऐसे ही चलते रहे, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। कृति और सानिया वहीं थक कर बैठ गए। कृति, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। सानिया, हां, कब से हम चले जा रहे हैं, लेकिन इस जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आदि मैप देखते हुए बोला, इस मैप के हिसाब से तो हमें यह जंगल आधे घंटे में पार कर लेना चाहिए था। राघव, हम कहीं भूल भुलैया में तो नहीं फंस गए?
कहते हैं ऐसे जंगलों में लोग खो जाते हैं, जिस जगह से जाते हैं पुनः उसी जगह में पहुंच जाते हैं। फ्रेडी, मेरी दादी मां कहती थी कि जब भी किसी भूल भुलैया में फंस जाओ तो अपनी आंखों और अपने पैरों को पानी से धो लो, क्योंकि भूल भुलैया की जगह में मौजूद कुछ अज्ञात तत्व हमारी आंखों को भ्रमित कर देते हैं, जिससे हम उसी जगह फंस जाते हैं। सभी अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर अपनी आंखों और पैरों को धोते हैं। फिर पानी पीकर थोड़ी देर आराम करके वे आगे बढ़ने लगते हैं और सचमुच 10 मिनट के अंदर वे उस जंगल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जहां वे बैठे थे वहां से कुछ दूर पर एक आदमी की बहुत पुरानी कंकाल पड़ी हुई थी, जिस पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैठे हुए थे। वे उन हड्डियों को चबा चबा कर खा रहे थे और कुछ ही देर में उस कंकाल का नामो निशान मिट गया। सानिया, अरे वाह फ्रेडी, तुम्हारी दादी का यह नुस्खा तो बहुत कमाल का है। फ्रेडी, हां, आखिर दादी किसकी है? सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। राघव, तो दूसरा पड़ाव भी पार हो गया, अब तीसरे पड़ाव को पार करना है। प्रीति, हां, उस लैंड को। आदि, तो फिर चलो। पांचों दोस्त अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सामने चारों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और बड़े बड़े पहाड़ पर्वत भी थे, साथ ही छोटे छोटे हरे घास जो मन को आनंदित कर रहा था। सभी इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। वे सभी उस छोटे बड़े पत्थरों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। काफी देर तक चलने के बाद वे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं। सामने काले पत्थरों का ढेर था और बड़ी बड़ी गुफाएं जो काफी लंबी थीं। शाम होने में अभी कुछ समय शेष था। वहीं उन पहाड़ों के बीच में एक बड़े से गुफे के अंदर एक बहुत बड़ा और लंबा सांप का खोल केचुली पड़ा था। आदि मैप देखने लगा। उसकी चेहरे पर खुशी छा गई। आदि, हम लोगों ने कर दिखाया, अब हम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हैं। राघव, तो अब हमें किस तरफ जाना है? आदि, इसके बाद का रास्ता हमें स्वयं ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता यही कहीं है। सानिया, हमें अलग अलग होकर उस जगह को ढूंढना चाहिए, इससे हम जल्दी ही उस जगह को पहुंच जाएंगे। फ्रेडी, हां, तुम सही कह रही हो सानिया। कृति, तो फिर चलो जल्दी से अपने अपने कामों में लग जाओ। सभी चारों ओर फैल जाते हैं और सभी गुफाओं में जाकर उस अज्ञात रास्ते को ढूंढने लगे। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वह जगह नहीं मिली। सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। आदि, किसी को रास्ता मिला? कृति, नहीं। सानिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मैप का नक्शा गलत हो? नहीं तो अभी तक हमें वो रास्ता मिल जाना चाहिए था। आदि, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आदि अधीर होकर मैप को उलट पलट कर देखने लगा। कृति, शायद हम उस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें वापस चलना चाहिए। आदि, लेकिन सानिया, हम समझ सकते हैं तुम्हारे लिए यह कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमें वापस जाना चाहिए। सभी निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी कृति बोल पड़ी, 1 मिनट, राघव कहां है? सभी इधर उधर देखने लगे। आदि, अरे हां, राघव कहां है? सभी राघव को ढूंढने लगे, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। तभी एक आवाज आई, हे दोस्तों, मुझे वो रास्ता मिल गया। आदि, क्या? मैं जानता था, यह मैप गलत नहीं हो सकता। सभी राघव की ओर भागे, जो एक बहुत बड़े और विशाल गुफा के सामने था। वे तेजी से राघव के पास पहुंच गए। राघव, ये रहा वो रास्ता, इन लताओं के अंदर। ऐसा कहकर राघव ने उन लताओं को वहां से हटा दिया। सामने एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार थी, जिस पर बहुत सारे शिल्पकृतियां छपी हुई थीं। आदि, आखिरकार हमने इस जगह को ढूंढ निकाला। कृति, हां, चलो अब जल्दी से इस दरवाजे को खोलो। सभी एक साथ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। सानिया, अरे यह दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। राघव आसपास के लताओं को हटाकर देखने लगा। तभी उसे उस दीवार पर एक चौकोन आकार का शेप दिखाई दिया। राघव को पता नहीं क्या सूझा। उसने वह पुस्तक जो उन्होंने साथ लाई थी उस जगह लगा दिया। तभी कुछ आवाज आई, लेकिन वो दरवाजा वैसा का वैसा था। आदि, इससे भी यह दरवाजा नहीं खुला, अब यह कैसे खुलेगा? तब राघव के मुंह से अनायास ही निकल गया, द फाइनल डेस्टिनेशन। इससे जैसे कुछ जादू सा हुआ
दरवाजे खुलने की आवाज से वो दरवाजा खुलने लगा। राघव ने वह पुस्तक फिर से अपने बैग में डाल दिया। सभी के चेहरों पर खुशी छा गई। वे उस दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़े। सामने रहस्यमय तरीके से बनी मूर्तियां रखी हुई थीं और दीवार पर अनेक शिल्पकला छपी हुई थी। वहां थोड़ा अंधेरा था, लेकिन वहां कुछ था जो चमक रहा था। वे पांचों वहां के सभी मूर्तियों और शिल्पकला को देखने लगे, लेकिन राघव उस चमकदार रोशनी की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने देखा सामने एक पत्थर के ऊपर एक पात्र में कुछ द्रव भरा हुआ था। वो रोशनी उसी से आ रही थी। वह उसके पास पहुंच गया और उसे देखने लगा। उस द्रव्य का जैसे उस पर कुछ जादू सा हुआ। वह उस द्रव्य को जैसे ही छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पात्र को छूने के बाद वह गिर पड़ा। उसे चक्कर आने लगे। उसे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। कुछ लोग तेजी से भाग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वे किसी जंगल में थे। उनके चेहरों पर मौत का खौफ था और अपने किसी खास व्यक्ति की मौत का दुख भी। तभी उनका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। पर यह क्या, ये तो राघव, आदि, कृति और सानिया थे। राघव अपने सिर को पकड़कर उठ गया। उसे देखकर कृति उसके पास आई और बोली, राघव क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? राघव को थोड़ा अच्छा लगा। वह बोला, हां मैं ठीक हूं। इसके बाद वह उन शिल्प कला को देखने लगा जिसमें कुछ लोग एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, जिसके कुछ दूर पर एक ज्वालामुखी पर्वत था। फिर दूसरे शिल्प में वे एक जंगल से गुजरने लगे। फिर तीसरे में वे कई पहाड़ियों के बीच में पहुंच जाते हैं। राघव सोचने लगा, अरे ये तो यहां आने का रास्ता है जिससे हम यहां आए हैं। राघव फिर आगे वाले शिल्पकला को देखने लगा। उसमें वे लोग एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी एक बड़े सांप उनमें से कुछ इंसानों को खा जाता है। राघव ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। फिर वह आगे के चित्रों को देखने लगा जिसमें वे इंसान वहां से भाग रहे थे। इसके बाद कोई चित्र नहीं छपा था। राघव इधर उधर देखने लगा। तभी उस दीवार पर कुछ लिखा था। राघव उसे पढ़ने लगा। द फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब आखिरी लक्ष्य। जो भी इस जगह पर पहुंच गया मतलब उसने अपने आखिरी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आखिरी लक्ष्य का मतलब है मौत। जो भी इस जगह पर पहुंचता है उसे इनाम में आखिरी लक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि मौत। यह पढ़कर राघव बुरी तरह घबरा गया। वह घबराते हुए बोला, दोस्तों मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। हमें यहां से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। आधी, तू क्या कह रहा है राघव? अभी कहानी तो यहां पहुंची है। अभी तो इस जगह पर पहुंचने के लिए जश्न मनाना बाकी है। राघव, जरा यहां आकर इस शिल्प कृतियों को देखो। आदि उन शिल्प कृतियों को देखने लगा। फिर बोला, ये इससे पहले आदि कुछ बोलता, फ्रेडी की चीख सुनाई दी, बचाओ, नहीं छोड़ दो मुझे। सभी चौंकते हुए फ्रेडी की ओर देखने लगे। तभी उन्हें झटका लगा। एक विशाल एनाकोंडा ने फ्रेडी को एक ही झटके में अपने मुंह में भर लिया और फ्रेडी की आवाज उस गुफा में गूंजने लगी। इस दृश्य ने सभी को डरा दिया। चारों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। तभी राघव चिल्लाया, भागो यहां से। ये सुनकर जैसे वे होश में आए, वे तेजी से वहां से भागने लगे और वह एनाकोंडा फुफकारते हुए उनके पीछे जाने लगा। वे तेजी से उस गुफा से निकले और बेतहाशा भागने लगे। वह सांप भी उनका पीछा करने लगा। तभी सानिया एक बड़े पत्थर से गिर पड़ी। उसके सिर पर काफी चोट आई। वह दर्द से कराह उठी। उसे कराहते हुए देखकर राघव, कृति और आदि मुड़कर पीछे देखने लगे। सानिया को देखकर आदि उसके पास दौड़ा, लेकिन राघव ने उसे रोक लिया। सानिया दर्द से कराहती रही। तभी वह सांप वहां तेजी से आया और सानिया को एक ही सांस में निगल गया। यह देखकर आदि चीख पड़ा, लेकिन राघव ने उसे समझाया, अभी रोने का वक्त नहीं है। हमें यहां से कैसे भी करके निकलना होगा, नहीं तो ये एनाकोंडा हमें भी अपना शिकार बना लेगा। वे तीनों तेजी से भागने लगे। अब वो एनाकोंडा काफी पीछे छूट गया। वे उस सघन जंगल में पहुंच गए। राघव सबसे आगे था, फिर आदि और उसके बाद कृति। कृति भागते हुए थक गई। वह वहीं रुककर सांस लेने लगी। उसने पीछे देखा तो वो सांप दिखाई नहीं दिया। उसने राहत की सांस ली। फिर आदि और राघव को देखने लगी। वो वहां नहीं थे, वे आगे निकल चुके थे। कृति घबराते हुए उस जंगल से निकलने लगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह फिर उस भूल भुलैया में फंस गई। काफी देर तक जब वह उस जंगल से नहीं निकली
तो उसे याद आया कि वह भूल भुलैया में फंस गई है। उसने अपने बैग को देखने लगी, लेकिन ये क्या, वह तो अपना बैग उस गुफा में ही छोड़ आई है। वह डर गई, लेकिन अपने पसीने से अपनी आंखों को साफ करने की कोशिश करने लगी। इस प्रयास में वह एक झाड़ी से टकराकर गिर गई। उसके शरीर पर कुछ खरोंचें आईं और वह वहीं गिर पड़ी। जहां पर कृति को खरोंचें आई थीं, वह जगह तेजी से दर्द करने लगी। उसकी आंखें दर्द के मारे लाल हो गईं। वह उठकर चल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से झाग आने लगे। उसे बहुत दर्द होने लगा और वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए और कृति के शरीर पर चढ़ गए। वे उसके शरीर को खाने लगे। कृति दर्द से पागल हो रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में उन कीड़े मकोड़ों ने कृति के शरीर का नामो निशान मिटा दिया। दरअसल वे पत्तेदार झाड़ियां जहरीली थीं। कृति के शरीर में उन झाड़ियों से खरोंचें आने से जहर फैल गया और उस खतरनाक कीड़े मकोड़ों ने कृति के शरीर को खा लिया। इधर आदि और राघव बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें कृति की याद आई। वे रुककर कृति कृति चिल्लाने लगे, लेकिन कृति तो हमेशा के लिए शांत हो गई थी। राघव वहीं गिर पड़ा। उन दोनों को पता चल गया कि अब वह भी उसका शिकार हो गई है। राघव अपने प्यार को यूं खोकर वहीं बैठकर रोने लगा। तब आदि ने उसे चुप कराया और समझाने लगा, हम दोनों ने अपने तीनों दोस्तों को खोया है, जिसका दर्द हमेशा हमारे सीने में रहेगा। लेकिन अभी हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। राघव लगभग चीखते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को कि यह जगह ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अगर मेरी बात मान लेते तो वो तीनों जिंदा होते। अब जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। आदि, लेकिन राघव, मैंने बोला ना, मुझे अकेला छोड़ दो। आदि राघव को अकेला छोड़कर वापस आने लगा। वह उस पहाड़ी तक पहुंच गया और उस रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा। तभी वह शांत ज्वालामुखी एकदम से जाग उठा और तेजी से उसकी लावा चारों ओर बहने लगी। आदि इस बात से अनजान उस पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। तभी लावा बहते हुए उस पहाड़ी तक आ गई। आदि यह देखकर सहम गया। वह तेजी से नीचे उतरने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लावा तेजी से बहते हुए आगे बढ़ गई और आदि उसी में जलकर खाक हो गया। लेकिन उस पुस्तक को कुछ नहीं हुआ और वह लावा के साथ बहते हुए नदी में बह गया। राघव काफी देर तक रोता रहा। फिर उसे कुछ चित्र दिखाई देने लगे जिन्हें उसने उस गुफा में देखा था। उसमें एक पात्र में रखे द्रव्य को एक इंसान उस सांप पर झिड़क रहा था, जिसके बाद वह सांप अदृश्य हो गया, अर्थात मर गया। राघव अपने आंसुओं को पोंछते हुए उठ गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने, तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला, अब मैं इसका बदला लूंगा। राघव तेजी से उसी रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह उस सघन जंगल में पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक मानव कंकाल के बचे कुछ अवशेष पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैठे थे। राघव की नजर उस कंकाल के पास पड़े एक सोने के लॉकेट पर पड़ी, जिसे राघव ने कृति को दिया था। राघव की आंखों में फिर से आंसू बह चले। वह उस लॉकेट को अपने साथ रखकर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वह पहाड़ियों के बीच पहुंच गया। तभी वह फुर्ती से एक पत्थर के नीचे छिप गया। उन पहाड़ियों के बीच में वह एनाकोंडा बैठा अपने आहार को पचा रहा था। राघव उसे गुस्से से देखते हुए वहां से छिपते छिपाते उस गुफा तक पहुंच गया और तेजी से उस गुफा के अंदर जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस सांप की नजर राघव पर पड़ चुकी थी। राघव तेजी से उस जगह पर पहुंचा और उस पात्र में रखे द्रव्य को अपने हाथों में ले लिया। तभी गुफा में एक आवाज गुजरी, जिससे राघव चौंक गया और उसके हाथों से वह पात्र नीचे गिर पड़ा, लेकिन वह टूटा नहीं। राघव पीछे देखा तो सामने वह सांप था। वह तेजी से राघव को मारने के लिए दौड़ा। इधर राघव ने झट से वह पात्र अपने हाथों में ले लिया, लेकिन वह वहां से भाग पाता, इससे पहले ही वह सांप उसे निगल गया था। राघव को निगलने के बाद वह सांप वहां से जाने लगा। तभी उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा और थोड़ी ही देर में वह राख बन गया। इसमें से राघव सुरक्षित बाहर निकाल आया, लेकिन उसे काफी चोटें आई थीं। राघव उस पात्र को देखने लगा जो खाली था। जब उस सांप ने उसे निगला तो राघव ने उस द्रव्य को उसके पेट में डाल दिया, जिससे वह मर गया। राघव अपने दोस्तों की मौत का बदला ले चुका था। वह अब वापस लौटने लगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उस गुफा के अंदर वे
दोनों आत्माएं भयंकर स्वर में अट्टहास कर रही थीं। राघव चलते चलते कुछ ही देर में उस जंगल में पहुंच गया। उसके पैरों में काफी गहरी चोट थी। वह आगे बढ़ने लगा। तभी एक बेल की लता से उसका पैर फंस गया और वह झाड़ियों में गिर गया। उसके शरीर में कुछ खरोंच आईं, लेकिन वह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वह उस ज्वालामुखी के पास पहुंच गया जो अभी शांत हो चुका था। वह जैसे तैसे उस पहाड़ी से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उस जहरीली झाड़ियों के जहर के वजह से उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। उसका गला प्यास से सूखने लगा। उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह कभी कभी पत्थरों से टकराकर गिर पड़ता। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह सड़क के किनारे पहुंच चुका था। वहां उसे बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दी। राघव उस बहते हुए नदी के पास पहुंचा और पानी पीने लगा। इससे उसे काफी अच्छा लगा। वह वहीं लेट गया। वह आसपास देखने लगा। वह सड़क के किनारे था। उसे कुछ याद आया, वह सपना जिसमें कैसे वह उस ट्रक के नीचे दब जाता है। वह हड़बड़ाकर ऊपर देखने लगा, लेकिन ऊपर सड़क से तो कुछ आवाज नहीं आ रहा था। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी ट्रक की आवाज आई। राघव घबराकर ऊपर देखने लगा। ऊपर से एक ट्रक तेजी से नीचे गिर रहा था। राघव वहां से भागने लगा, लेकिन उससे पहले ही ट्रक उसके ऊपर गिर गया। राघव की चीखें चारों ओर गूंजने लगीं और थोड़ी देर में वह आवाज शांत हो गई। क्या? विनोद और श्रद्धा ये सुनकर बुरी तरह चौंक गए। विनोद राघव को देखते हुए बोला, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप उस हादसे में मारे गए हैं, लेकिन आप तो सही सलामत यहां बैठे हैं। राघव मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। यकीन नहीं है तो? विनोद राघव की बात को काटते हुए बोला, सुबह हो गई है, अब हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। वैसे भी काफी देर हो चुकी है। श्रद्धा भी डरते हुए बोली, हां, हमें अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। विनोद और श्रद्धा घबराते हुए वहां से जरूरी सामानों को अपने साथ लेकर निकले और उस पर्वत पर चढ़ने लगे। उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते रहे। इधर राघव मुस्कुराते हुए गायब हो गया। काफी देर तक उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली और वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। तभी एक आवाज ने उन्हें बुरी तरह चौंका दिया। आखिरकार तुम दोनों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वह राघव था। विनोद राघव को वहां देखकर घबरा गया। तुम यहां कैसे? लेकिन राघव उसकी बातों को अनदेखा करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम नहीं जानते, इस जगह पर पहुंचकर तुमने अपना सपना पूरा नहीं किया है, बल्कि यही तुम्हारी आखिरी लक्ष्य थी। आखिरी लक्ष्य यानी मौत। विनोद, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी आसमान से बर्फ के नुकीले टुकड़ों की बरसात होने लगी और विनोद और श्रद्धा कुछ समय पाते इससे पहले ही उन नुकीले बर्फ ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। वे राघव को देखने लगे। तभी जिस जगह पर वे खड़े थे उतना भाग उस पर्वत से कटकर गिर पड़ा, साथ ही विनोद और श्रद्धा भी। राघव के साथ वहां उसके बाकी दोस्त आदि, कृति, सानिया और फ्रेडी भी प्रकट हो गए। राघव उस घटना को याद करने लगा जब वह ट्रक उसके ऊपर गिरा था। तब वहां वो दोनों आत्माएं प्रकट हुईं। मौत के खेल में तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार तुम लोगों ने अपने आखिरी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने ही जैसे 5 लोगों को इस आखिरी लक्ष्य तक पहुंचाओगे। उसके बाद वे पांचों भी किसी 5 को उनके आखिरी लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही ये मौत का खेल हमेशा चलता रहेगा। राघव और उसके दोस्त अब गायब होने लगे। उनकी आत्मा को अब शांति मिल गई। इधर विनोद और श्रद्धा नीचे बर्फ पर गिर पड़े। उनका खून सफेद बर्फ को लाल कर दिया। उन दोनों के शरीर से कुछ दूर पर उनके 3 दोस्तों की लाश पड़ी थी, जो आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे। 1 साल बाद कुछ दोस्त नदी किनारे खेल रहे थे। तभी एक लड़के की नजर नदी किनारे किसी चीज पर पड़ी जो रेत से ढका हुआ था। वह उस जगह पर जाकर उस रेत को हटाने लगा। वहां एक पुस्तक थी। वह उसे साफ करने लगा। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। वह मुस्कुराते हुए उस पुस्तक को देखने लगा। फिर अपने दोस्तों से बोला, हे दोस्तों, इस हॉलिडे हम एक रहस्यमय एडवेंचर पर जाएंगे। एक दोस्त बोला, सच में वह रहस्यमय है? वह लड़का पुस्तक की ओर देखते हुए बोला, हां बिल्कुल। तब दूसरा दोस्त बोला, अच्छा जरा उस जगह का नाम तो बताओ। वह लड़का बोला, द फाइनल डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार।
इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा, तो दोस्तों मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।